नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं विलयन, लेसन नंबर हमारा 2 है। कुछ लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। सो आज हम लेक्चर नंबर बात करेंगे। लेक्चर नंबर आज का हमारा कौन सा है? 2.6। सो 2.5 में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? दोस्तों हमने वहां पर ये देखा था कि परासरण दाब हम कैसे मेजर किया। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि परासरण दाब को कैसे मेजर किया जाएगा। फिर हमने 2.5 में क्या पढ़ा? 2.5 में ये देखा कि परासरण दाब के कितने नियम होते हैं, उनसे 1/2 एक समीकरण बनाया, वहां से हमने परासरण दाब के कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे 2.6 और कुछ नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक हमारे कौन से होंगे? तो दोस्तों आज देखते हैं आज का पहला टॉपिक। सो दोस्तों आप लिखा हुआ देख रहे हैं, पहला टॉपिक लिखा हुआ है द्रवों का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। नाम तो सुना हुआ है। पहली बात, वाष्प दाब आखिरकार होती क्या है और वाष्प क्या होती है? हम पूछे वाष्प क्या है या वाष्पन की क्रिया क्या होती है, द्रवण की क्रिया क्या होती है, तो इन सारे नाम से आप परिचित तो हैं, लेकिन एक बार इसको फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? रिकॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वाष्प दाब क्या होती है, फिर हम ये समझेंगे वाष्पन और द्रवण क्या होता है। उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा कि द्रवों का वाष्प दाब एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए दोस्तों पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वाष्प कैसे बनती है या वाष्प क्या होती है। तो दोस्तों हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया। ठीक है दोस्तों, एक कंटेनर लिया, उसमें हमने कोई लिक्विड ले लिया। ठीक है, अब कंटेनर कैसा है? खुला। ये सिर्फ समझना है, ये लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है कि वाष्प बनेगी कैसे। हमने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में हमने लिक्विड लिया। कंटेनर का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पात्र। ठीक है, वो वाला पात्र नहीं, ये नॉर्मल पात्र है। ठीक है, सो एक कंटेनर लिया, खुला कंटेनर है, इसमें हमने क्या ले लिया? लिक्विड ले लिया, क्योंकि हम लिक्विड की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड। खुले कंटेनर में लिक्विड लिया। अब आपको पता है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड में अणु होंगे, अणु से ही लिक्विड बना होगा। अब उन अणुओं में कुछ अणुओं के पास ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब 10 लोग एक साथ खड़े हैं तो उनमें से कुछ लोगों की ऊर्जा ज्यादा होती है और कुछ लोगों की ऊर्जा कम होती है, और जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है वो ज्यादा खेलने कूदने में, भागने में सक्षम होते हैं, ये सबको पता है। यानी इसमें से कुछ अणु ऐसे होंगे जिनकी ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। जब इनकी ऊर्जा ज्यादा होगी तो इनके अणु जो होंगे वो जो पृष्ठ को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? बाहर निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाष्प में। वाष्प मतलब वेपर में। यानी कोई खुला कंटेनर लिया, खुले कंटेनर में हमने कोई लिक्विड रखा। लिक्विड जैसे ही रखते हैं तो कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते रहते हैं? धीरे धीरे वो किसमें बदलते रहते हैं? वाष्प में बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो क्या करते हैं? लिक्विड के पृष्ठ को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? बाहर की ओर निकलने लगते हैं। जैसे आप नदी में देखते हैं, नदी में भी क्या होता है? वाष्पन होता है। वहां तो कुछ होता नहीं, नदी के जो जल के जो अणु होते हैं वो क्या होते रहते हैं? धीरे धीरे वाष्प में बदलते रहते हैं। यानी किस में बदल जाएंगे? वाष्प में। ये कब के लिए हुआ? जब हमारा लिक्विड कैसा है? एकदम खुले हुए कंटेनर में रखा हुआ है। यानी यहां से तो केवल अभी क्या हुआ? वाष्प प्राप्त हुई। जब ये वाष्प प्राप्त होती है, और इसी क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वाष्पन। द्रव के अणुओं का वाष्प में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। फिर हम क्या किए? कंटेनर वही है, ठीक है, लिक्विड भी उतना ही हमने लिया जितना यहां लिया था, उतना लिक्विड हमने यहां लिया। यहां पर भी हमने क्या लिया? लिक्विड लिया। लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव लिया। लेकिन यहां हमने क्या कर दिया? कंटेनर को बंद कर दिया। कैसा कर दिया? बंद कर दिया। अब दोस्तों जब कंटेनर बंद किया है तो क्या वाष्प बनेगी या नहीं बनेगी? इसका भी आंसर अभी मिल जाएगा। अब यहां पर भी जब लिक्विड हमने बंद कर दिया तो ऐसा तो नहीं कहा कि हमने अणुओं की गतिज ऊर्जा को घटा दिया, केवल कंटेनर को हमने क्या किया? बंद किया। यानी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा थी, जिसकी ज्यादा थी उसकी ज्यादा ही है,
और जिसकी कम थी उसकी कम ही है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। ताप को भी हमने स्थिर रखा, यहाँ पर हम ताप भी नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं हमने किया कि हम ताप बढ़ाए दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी ताप क्या था, यहाँ पर भी ताप स्थिर था और यहाँ पर भी क्या है, ताप स्थिर है। अब हमने कंटेनर को केवल बंद किया, प्रोसेस वही होगा। जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा है वो पृष्ठ को छोड़ेंगे। पृष्ठ क्या होता है, जिस लेवल तक लिक्विड भरा हुआ है उस लेवल को छोड़कर कहाँ आने लगेंगे, खाली जगह में प्रवेश करने लगेंगे। यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, ये जगह कैसी है आपकी, खाली जगह, ठीक है। यानी जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी वो कहाँ आने लगेंगे, इस खाली जगह में धीरे धीरे पहुंचने लगेंगे। और आपको पता है जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, जब वो धीरे धीरे खाली जगह में पहुंचने लगते हैं, यानी किस में बदलते हैं, वो वाष्प में बदलते हैं। वाष्प में अगर बदलते हैं तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, वाष्प में बदलेंगे तो वहां पर क्या होगा, वाष्पन हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। यानी लिक्विड क्या होगा, जिनके अणु की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी वो धीरे धीरे वाष्प में बदलेंगे। वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ क्या आ गया, हमने कंटेनर को क्या किया है, बंद किया है। इसका मतलब ये अणु जब यहाँ टकराएंगे, टकराने के बाद फिर से नीचे की तरफ आएंगे। जब टकराएंगे तो धीरे धीरे फिर ऐसा होगा कि ये अणु जो वाष्प अवस्था से फिर किस में बदलने लगेंगे, द्रव अवस्था में बदलने लगेंगे। यानी जब ये अणु वापस इस कंटेनर के बंद पात्र से, यानी जहां से उसको बंद किया है, इनसे जब टकराएंगे तो ये फिर से लिक्विड फॉर्मेशन में चेंज होने लगेंगे और वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं द्रवण। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्रवण। यानी क्या हुआ, जब कंटेनर खुला हुआ था, जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा थी वो वाष्प में बदल जाते थे, द्रव में नहीं बदल पाते थे। क्यों, क्योंकि उनके पास एकदम खुला हुआ सारा तंत्र इकट्ठा था, यानी सारी चीजें खुली हुई थी, वो वाष्प में बदल जाते थे। लेकिन यहाँ क्या किया, कंटेनर को हमने बंद कर दिया तो वाष्प में तो बदले, यानी वाष्पन तो हुआ। लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आई जब ये अणु ऊपर, जब ज्यादा अणु इकट्ठा होने लगे तो वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अणु यहीं तो इकट्ठा नहीं रहेंगे, वो क्या होंगे, वो फिर से इससे टकराएंगे और नीचे की तरफ आएंगे। यानी वो फिर से किस में चेंज होने लगेंगे, लिक्विड में या द्रव में। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्रवण बोलते हैं। ठीक है। सो यहां से एक बात निकल के आई। अब आते हैं वाष्प दाब क्या होती है, ये कैसे होगा। तो पहले क्या हुआ, वाष्प बनी। ठीक है। तो पहले क्या हुआ, द्रव था। ठीक है। द्रव किस में बदला, वाष्प में बदला। फिर क्या हुआ, पहले क्या हुआ, द्रव था या लिक्विड था, लिक्विड किस में चेंज हुआ, वाष्प में चेंज हुआ। और वाष्प बाद में किस में चेंज हुई, आप कहेंगे वाष्प बाद में किस में चेंज हो गई, द्रव में बदल गई। और इसी स्थिति को हम कहते हैं साम्य स्थिति। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन, वाष्प का द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है। अब आते हैं ये साम्य की स्थिति कब आएगी और कैसे आएगी। देखिए दोस्तों, जब यहां से अणु यहां इकट्ठा हुए, वाष्पन हुआ, तो सबसे पहले हम आपसे पूछें कि सबसे पहले वाष्पन हुआ कि सबसे पहले द्रवण हुआ, तो आप यही कहेंगे सबसे पहले लिक्विड के अणु वाष्प में बदले होंगे। यानी सबसे पहले क्रिया किसकी होती है, वाष्पन की क्रिया। यानी पहले द्रवण की क्रिया नहीं होती है या कम होती है, ऐसा भी कह सकते हैं, नहीं होती है या कम होती है। यानी सबसे पहले क्या होगा, वाष्पन की क्रिया। सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है, वाष्पन। अब जब कुछ समय गुजर गया, कुछ समय गुजरा तो कौन सी क्रिया प्रारंभ हो गई, द्रवण। यानी सबसे पहले वाष्पन की क्रिया जो होती है वो तीव्र गति से होती है। उसके बाद जब कुछ समय गुजर जाता है तो द्रवण की क्रिया भी क्या होने लगती है, द्रवण की क्रिया का भी वेग बढ़ जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर जितना वाष्पन हो रहा है उतना ही द्रवण होगा, और उसी स्थिति को बेटा कहते हैं साम्य स्थिति। ठीक है, उसी स्थिति को क्या कहते हैं, साम्य स्थिति। जैसे ये एक लिक्विड है, सबसे पहले क्या हुआ, वाष्पन हुआ, फिर कुछ समय गुजर गया,
धीरे धीरे द्रवण होने लगा। क्या होने लगा? द्रवण होने लगा। यानी पहले वाष्पन का वेग बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा? द्रवण का वेग बढ़ने लगा। फिर जब धीरे धीरे द्रवण का वेग बढ़ रहा है तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर वाष्पन की क्रिया और द्रवण की क्रिया दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। और इसी स्थिति को बेटा हम लोग कहते हैं साम्य स्थिति। और वाष्प दाब यहीं से जनरेट होता है। तो वाष्प दाब की डेफिनेशन क्या बनेगी? आइए दोस्तों लिखते हैं डेफिनेशन। तो दोस्तों हमने डेफिनेशन लिख लिया है। किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, किसके किसके मध्य? द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था, जैसा अभी हमने बताया था कैसी अवस्था होनी चाहिए? साम्य की अवस्था। साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब, वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी द्रव का क्या कह रहे हैं? द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, जब द्रव और उसकी वाष्प के मध्य क्या हो जाती है? साम्य की अवस्था हो जाती है, तो एक प्रेशर जनरेट होता है। यानी एक प्रेशर या दाब एक लगता है, उसी दाब को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में एक दाब लगता है, वाष्प का दाब लगता है, उसी दाब को ही हम क्या कहते हैं? द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहां पर तो वाष्प दाब लगेगा नहीं क्योंकि खुला हुआ तंत्र था। खुला तंत्र था, ये मॉलिक्यूल्स कहां निकलते चले गए? बाहर निकल गए। ये कंटेनर है बंद। अब बंद कंटेनर है तो धीरे धीरे वाष्प में जब अणु कन्वर्ट होंगे तो यहां पर अणुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी। फिर ये अणु धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो कहीं ना कहीं ये कंटेनर जब बंद है तो इस पर ये क्या डालने लगेंगे? दाब डालेंगे। इसी दाब को ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वाष्प दाब क्या होता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि हम आपके साथ में हैं। करना क्या है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है और इसके थ्योरिकल पार्ट को पढ़ना है। यहाँ पर आपको केवल समझना है और थ्योरी कहाँ से तैयार करनी है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वहां से आप नोट से इन चीजों को आप आसानी से पढ़कर क्या कर सकते हैं? इनको तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वाष्प दाब क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और आता है क्वथनांक। नाम सबने सुना है। क्वथनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वो भी यहीं पर समझ लेते हैं और बढ़ेंगे आगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक चीज हमने बॉक्स में लिखी हुई है लेकिन वो हम डिस्कस करना माइंड से निकल गया था तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब आप टेम्परेचर देंगे किसी चीज को, वैसे भी अणुओं की गतिज ऊर्जा थी, जब आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा और बढ़ेगी तो वो वाष्प में जल्दी कन्वर्ट होंगे। जब वो वाष्प में कन्वर्ट होंगे तो लिक्विड, यानी वो लिक्विड में भी चेंज होने लगेंगे तो वहां पर चीजें बढ़ जाएंगी। अगर वो बढ़ गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वाष्प दाब बढ़ जाता है, अतः हम क्या कह सकते हैं? ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। इसके उल्टा क्या कह सकते हैं? अगर ताप स्थिर है तो वाष्प दाब भी क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब जो होता है वो साम्य की अवस्था पर लगता है। और साम्य कब होता है? जब वाष्पन और द्रवण दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, वहां पर क्या लगता है? वाष्प दाब लगता है। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है? क्वथनांक। तो दोस्तों जैसा कि हमने बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है या क्वथनांक क्या होता है इसको हमने शॉर्ट फॉर्मेशन में लिख लिया है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्वथनांक होता क्या है। तो यहां पर लिखा है, या इसको हम डिटेल में कैसे लिख सकते हैं? क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर द्रव की वाष्प दाब बराबर हो जाती है किसके? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है। या हम मिला के इसको क्या पढ़ेंगे? वह ताप जिस ताप पर द्रव की वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है क्या कहलाता है? द्रव का क्वथनांक कहलाता है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहलाता है। अब दोस्तों वाष्प दाब के बारे में तो हमें पता है,
लेकिन ये वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, एटीएम। सो वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन वायुमंडल भी उन पर एक प्रेशर लगाता है। आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल क्या करता है, जो आपका एटमॉस्फेयर है वो भी आप पर एक प्रेशर लगाता है, यानी एक दाब लगाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों की लंबाई बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? वायुमंडल अगर दाब लगा रहा, किसी भी चीज पर आप अगर दाब लगाएंगे तो वो क्या होगी? कंप्रेस होगी, यानी दबेगी। लेकिन फिर भी हम दबते नहीं है कि मतलब पता चले छोटे थे, इतने बड़े थे हम लोग और वायुमंडल ने दाब लगाया, हम लोग इतने बड़े हो गए। लेकिन नहीं हुआ। हम लोग अगर इतने बड़े थे तो कितने बड़े हो गए? इतने बड़े हो गए, यानी बड़े होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी यानी हमारा जो शरीर होता है वो स्वयं एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। एक्सर्ट का मतलब होता है बाहर की तरफ निकालता है। यानी जितना वायुमंडल दाब, जितना भी वायुमंडल आप पर प्रेशर या दाब लगाता है, उतना ही शरीर जो होता है आपका वो वायुमंडल पर प्रेशर लगाता है, और दोनों प्रेशर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए आपकी लंबाई कम नहीं होती है, बल्कि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी तरीके से हम समझेंगे कि जो द्रव की जो वाष्प दाब होती है, जब वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है, तब जाकर वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, या हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वह ताप जिस पर कोई भी द्रव क्या हो जाता है? उबलना शुरू कर देता है, तो वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे अगर किसी भी लिक्विड को आप गर्म कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपने गैस पे रखा वो तुरंत गर्म होने लगा या तुरंत उबलने लगा। उसको उबलने में टाइम लगा। वो जो टाइम लगा, इसका मतलब वो है, वो जितना टाइम ले रहा है वो टाइम ये ले रहा है कि उसका जो टेम्परेचर है वो वायुमंडलीय टेम्परेचर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जब तक वो दोनों टेम्परेचर आपस में बराबर नहीं होंगे तब तक कोई भी लिक्विड उबलता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वथनांक क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं अपना अगला टॉपिक। सो दोस्तों हमने अपना अगला टॉपिक लिख लिया है। अगला टॉपिक आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वाष्प दाब का अवनमन। इंग्लिश ध्यान रखेंगे, जैसा कि हमने आपसे बताया था, इंग्लिश के टर्म्स हम जितने भी यहाँ पर बताते हैं वे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब क्या होता है? लो का मतलब क्या होता है? कम होना। इसका मतलब अवनमन का मतलब क्या होगा? कम होना, अवनमन होना। आपने मैथ में पढ़ा होगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। लोअर क्लासेस में क्या पढ़ाया जाता है? उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब होता है उठे हों जिसके नयन, समथिंग इस तरीके से पढ़ाया जाता है। उन्नयन का मतलब जिसके नयन उठे हो। इसका मतलब उठे होंगे तो क्या होगा? अधिक होगा। अवनमन का मतलब होता है जिसके नयन क्या हो? झुके हो। या आपने पढ़ा होगा उत्तल और अवतल, वहां भी पढ़ा होगा उठा हुआ हो जिसका तल उसे क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। और दबा हुआ हो जिसका तल उसे क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। देखिए समझने का एक नजरिया होता है। आप जिस वे में समझना चाहें आप उस वे में चीजों को समझ सकते हैं और आप अपने ज्ञान को क्या कर सकते हैं? नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या लिखा हुआ है वाष्प दाब का अवनमन। यानी यहां पर वाष्प दाब क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर वाष्प दाब कम होगी तो इसमें भी कोई कंडीशन बनाई गई होगी, तभी तो वाष्प दाब कम होगी, वरना वाष्प दाब कम क्यों होने लगेगी? तो हम देखते हैं वो कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, इसको कैसे समझा जाएगा, कैसे किया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। लिखा हुआ है वाष्प दाब का अवनमन मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लो का मतलब होता है कम होना। किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलायक की वाष्प दाब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यही तो हमको पढ़ना था, वाष्प दाब का अवनमन, यानी कैसे वाष्प दाब जो होती है वो कम हो जाती है। तो कंडीशन क्या बताई गई यहाँ पर? सर कंडीशन ये है कि कोई क्या मिला दिया जाए उसमें? अवाष्पशील पदार्थ। अब अवाष्पशील पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सबस्टेंस। ठीक है। सो नॉन वोलाटाइल सबस्टेंसेस क्या होते हैं?
जिसकी वाष्प जल्दी नहीं बनती है या जिसकी वाष्प ही नहीं बनती है। ठीक है, सो वो अगर मिला दिए जाएं, किसमें मिला दिए जाएं, विलायक में मिला दिए जाएं, तो उनकी वाष्प दाब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। अगर सिंगल लाइन में याद रखना हो, वाष्प दाब का अवनमन कब होगा, जब किसी भी विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कैसे कम होती है इसको दोस्तों देखते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या लिया, शुद्ध विलायक लिया। क्या लिया, क्योंकि हमको किस में मिलाना है, विलायक में मिलाना है। अब शुद्ध विलायक हमने लिया तो उसमें हमने देखा, हमने क्या बताया था, अणु के पास गतिज ऊर्जा होती है। जब गतिज ऊर्जा होगी तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे वाष्प में बदलेंगे। जब वाष्प में बदलेंगे तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, वाष्पन हो जाएगी। वो फिर धीरे धीरे लिक्विड में भी बदलते रहेंगे, तभी तो वहां पर वाष्प दाब बनेगा। जब तक वो लिक्विड में चेंज नहीं होंगे तब तक वाष्प दाब कैसे बनेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाष्प बनी। चूंकि कंटेनर क्या था, बंद था, तो वाष्प दाब यहाँ पर ज्यादा थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अणुओं की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ की वाष्प दाब को हमने क्या मान लिया, P0, या इसको हम कह सकते हैं शुद्ध विलायक की वाष्प दाब कितनी मान ली, P0 है। ठीक है, अब हमने कंटेनर वही है, बंद कंटेनर है, विलायक भी उतना ही था, लेकिन इसमें हमने मिला क्या दिया, अवाष्पशील पदार्थ। क्या मिला दिया, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। जब ये दो चीज आपस में मिल गई तो बना क्या, आप यही तो कहेंगे फिर, जब विलेय और विलायक, यानी इसमें क्या मिला रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ को मिला रहे हैं। जिसको मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, और जिसमें मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। यानी अवाष्पशील पदार्थ आपने जब मिलाया तो वहां पर क्या बन गया, विलयन बन गया। किसका विलयन बना, शुद्ध विलायक और अवाष्पशील पदार्थ का। अब अवाष्पशील पदार्थ है जिसकी वाष्प नहीं बनती है, अब वाष्प बनेगी किसकी, केवल बनेगी किसकी वाष्प बनेगी, विलायक की वाष्प बनेगी। तो विलायक की जब केवल वाष्प बनेगी, अवाष्पशील पदार्थ की वाष्प नहीं बनेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर वाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, अगर हम पूछे विलयन की वाष्प दाब क्या है तो आप कहेंगे सर विलायक की वाष्प दाब से कम है। ये कम क्यों हुई, क्योंकि हमने एक इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया है, इसी के कारण इसकी वाष्प क्या हो गई, कम हो गई। जब वाष्प कम हुई इसका मतलब यहाँ पर अणुओं की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। जब अणुओं की संख्या कम हो गई तो उस पर लगने वाला दाब भी क्या हो गया, कम हो गया। या इसको हम, इसकी वाष्प दाब को हम किससे ले सकते हैं, PS। S का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, यानी विलयन के लिए। यानी ये किसकी वाष्प दाब है, विलयन की वाष्प दाब है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीजें आपस में उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। यानी पहले विलायक की वाष्प दाब ज्यादा थी, क्यों थी, क्योंकि यहाँ अणुओं की संख्या ज्यादा थी। यहाँ कम हो गई, क्यों कम हुई, क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। अब अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, वाष्प दाब कम हो गई। यही तो हमको निकालना है, और निकालना क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। अब अवनमन यानी हमको यह देखना है कि जो वाष्प दाब कम हुई है वो कितनी कम हुई है। तो उसके लिए क्या करोगे, जो ज्यादा वाली वाष्प दाब है उससे कम वाली वाष्प दाब को अगर घटा देंगे तो हमको वाष्प दाब पता चल जाएगा कि कितना कम हुआ है। ज्यादा वाली वाष्प दाब किसकी होगी, विलायक की। यानी विलायक की वाष्प दाब से विलयन की वाष्प दाब को अगर घटा दिया जाए तो वाष्प दाब का अवनमन निकल आएगा। तो यहाँ क्या लिखा, वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS। P0 क्या है, शुद्ध विलायक की वाष्प दाब है, और PS क्या है, किसकी वाष्प दाब है, विलयन की वाष्प दाब है। ये क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वाष्प दाब का कैसा अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन कब निकाल पाएंगे आप, जब आप वाष्प दाब के अवनमन को किससे भाग करेंगे, शुद्ध विलायक की वाष्प दाब से आप जैसे ही भाग करेंगे तुरंत आपको क्या पता चल जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। करना क्या है, इन पॉइंट को एक बार फिर से रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ दिए गए नोट्स को भी पढ़ना है। नोट्स कहाँ मिलेंगे, डायलॉग वही रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, PDF को डाउनलोड करना है और नोट्स को पढ़ना है।
तो दोस्तों यहीं से एक नियम निकल के आएगा, उस नियम का नाम क्या होगा, उसे हम बोलेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट कौन थे, हमारे पड़ोसी नहीं थे, राउल्ट एक साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने एक नियम दिया था। वो नियम क्या है, आइए दोस्तों लिखते हैं नियम। तो दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमने बताया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से निकल के क्या आता है, राउल्ट का नियम। आइए दोस्तों देखते हैं राउल्ट का नियम क्या बताता है। सो दोस्तों आप लिखा हुआ देख रहे हैं, हेडिंग क्या डाला हुआ है, राउल्ट का नियम। ये नियम क्या कहता है, कह रहा है इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी राउल्ट जी ने यह बताया था कि जो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ है दोस्तों। सो यहां लिखा, राउल्ट ने क्या बताया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है किसके, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, हमने रख दिया। अब हमको आपेक्षिक अवनमन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि P0 माइनस PS अपॉन P0 को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। P0 क्या होता था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता था, और PS क्या होता था, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब होता था। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार बैक करेंगे, और बैक करके भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कंटेंट को आपको समझना कैसे है, ठीक है दोस्तों। सो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर है किसके, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। विलेय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलेय कितना होता है, विलेय छोटी मात्रा में होता है, इसीलिए हमने इसको स्मॉल n ले लिया। विलायक क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, इसीलिए इसको कैपिटल N ले लिया। N होता क्या है, मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, N ही तो कहते हैं, कई बार हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया, लेकिन नोट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ये नोट क्या कहता है, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। यानी यहां पर आपको ध्यान देना है, राउल्ट का नियम किस प्रकार के विलयन पर लागू होता है, तो आप क्या कहेंगे, राउल्ट का नियम हमेशा और हमेशा तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता। तनु का मतलब पतला, पतले का मतलब जिसमें विलायक ज्यादा हो लेकिन विलेय की मात्रा कम हो। यानी हमने क्या ले लिया, 10 लीटर पानी ले लिया और 1 चम्मच शक्कर डाल दी उसमें, तो विलयन कैसा हुआ, विलयन आप यही तो कहेंगे सर तनु विलयन हुआ। अब क्या करें, 1 बोरी शक्कर ली और 10 लीटर पानी में हमने घोल दी। हालांकि 1 बोरी शक्कर 10 लीटर पानी में नहीं घुलेगी, या हम ये समझ सकते हैं 2 किलो शक्कर को हमने 5 लीटर पानी में घोल दिया, तो वहां पर जो विलयन बना वो कैसा हुआ, सांद्र विलयन हुआ, ठीक है। और तनु विलयन कैसा हुआ कि हमने 10 लीटर पानी लिया और 1 चम्मच शक्कर उसमें डाल दी। तो हम आपसे कहें कि शक्कर की मात्रा उसमें कितनी, तो आप कहेंगे सर इसमें ना के बराबर। क्या 10 लीटर पानी मीठा हो जाएगा 1 चम्मच शक्कर से, आप कहेंगे सर नहीं हो पाएगा। यानी राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है और सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। अगर तनु विलयन पर लागू होगा तो मोल प्रभाज में क्या बदलाव आएगा, इसको देखते हैं। तो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या बनेगा, जिसपे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, तो फॉर्मूला आपेक्षिक अवनमन यही रहेगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, यानी वो तो ऊपर का वही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या। यहां से विलेय के मोलों की संख्या हट जाएगी। क्यों हटेगी, क्योंकि विलयन कैसा है, तनु है। तनु है इसका मतलब जो उसमें विलेय मिलाया गया है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर ना के बराबर है तो उसके मोलों की संख्या को हम क्यों रखेंगे, इसीलिए उसके मोलों की संख्या को हम हटा देते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, विलेय के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए और विलायक के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, तो हम आपेक्षिक अवनमन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श का मतलब होता है
आइडियल सॉल्यूशन, यानी ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करें, मतलब जिनके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाए, उस विलयन को हम क्या कहेंगे? उस विलयन को हम कहेंगे आदर्श विलयन। उम्मीद करते हैं दोस्तों राउल्ट का नियम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इस पर दोस्तों न्यूमेरिकल कैसे बनता है, एक न्यूमेरिकल भी इस पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। आइए दोस्तों लिखते हैं अपना न्यूमेरिकल। तो दोस्तों जैसा कि हमने न्यूमेरिकल लिख लिया है, और न्यूमेरिकल क्या है, इसको कैसे किया जाएगा, कैसे इसमें राउल्ट का नियम लगाएंगे और कैसे न्यूमेरिकल को हम कर पाएंगे, आइए दोस्तों देखते हैं न्यूमेरिकल। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया, यानी जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये हमने आपको समझाने के लिए फॉर्मूले को क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। तो यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया यानी NH2CO NH2 के भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब, जलीय विलयन का वाष्प दाब आपको कितना दिया गया? 31.13 mm यानी मिलीमीटर है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब भी आपको दिया गया है, यानी आपको जलीय विलयन का वाष्प दाब दिया है और जल का वाष्प दाब भी दिया है। तो पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा सर विलेय कौन है और विलायक कौन है। ठीक है, विलयन होता है, क्या होता है? विलयन। विलयन में दो चीजें होती हैं, कौन कौन चीज होती है सर? विलेय होता है और क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है सर, इतना समझ में आता है। हमने कहा था जब भी परसेंटेज आए तो विलयन को आप कितना मानोगे? तो आप बताएंगे सर विलयन को हमेशा कितना मानते हैं? 100%। अब कह रहा है यूरिया कितने भारानुसार कितनी है? 6%, यानी 6% कम होता है, 6% कम होता है, इसका मतलब जो कम होता है वही क्या होता है? विलेय होता है, यानी 6% क्या है? यूरिया। सर यूरिया अगर 6% है और उसका बना कैसे विलयन रहे हैं? जलीय विलयन, यानी विलायक अब इसमें कौन हो जाएगा? जल विलायक हो जाएगा। यानी जल अगर विलायक हो गया तो हम आपसे पूछें जल इसमें कितना होगा, तो 6% क्या है? यूरिया है। 100% विलयन था तो जल कितना हो जाएगा? 94%, यानी 100 से अगर 6% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 94%। या आप ऐसे समझ सकते हैं विलयन कितना था? 100। ठीक है, यूरिया कितनी हो गई? 6 भाग उसकी यूरिया हो गई, जल कितना हो गया? 94 भाग हो गया। यानी जल का भार आपको पता चल गया और यूरिया का भार भी पता चल गया, यानी विलेय का भार पता चल गया, विलायक का भार पता चल गया। अब हम क्वेश्चन को लगा लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है, हम जानते हैं। हम दोस्तों क्या जानते हैं? राउल्ट के नियम से। अब दोस्तों इसमें राउल्ट का नियम ही क्यों लगाया? क्योंकि राउल्ट का नियम ही तो वाष्प दाब की बात करता था। जब राउल्ट का नियम वाष्प दाब की बात करता था, इसीलिए हमने क्या किया? इसमें राउल्ट का नियम लगाया। राउल्ट का नियम क्या कहता है? P0 माइनस PS अपॉन क्या होता है? P0 बराबर किसके होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल n अपॉन विलायक के मोलों की संख्या। इसको कैपिटल N से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं P0 क्या था आपका? P0 क्या होता है? विलायक का वाष्प दाब। अब विलायक इसमें कौन है? जल। जल का वाष्प दाब आपको दिया है 31.17। ठीक है दोस्तों, तो P0 की जगह रखेंगे 31.70 माइनस PS क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब कितना दिया है? 31.13 हमने रख दिया 31.13 अपॉन किया P0 क्या होता है? विलायक का वाष्प दाब, और विलायक का वाष्प दाब कितना है? 31.70। देखिए दोस्तों दिमाग लगाना पड़ेगा, विलायक क्या होगा, विलेय क्या होगा, ये चीजें आपको एक बार सोचनी पड़ेंगी। और सोच ये कब डेवलप होगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और विलेय के मोलों की संख्या आपसे पूछा क्या है? पूछा है यूरिया का अणुभार, या आप इसको क्या कह सकते हैं? आपसे क्या पूछा है? विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार निकालना है तो क्या मोलों की संख्या डाल के निकल आएगा? तो आप कहेंगे नहीं निकलेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार। किसका भार? विलेय का भार बटे
विलेय का अणुभार, इसको हमने चेंज कर लिया, हमें फॉर्मूला पता है पहले से, अपॉन किया। यहां मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, किसका भार, विलायक का भार बटे अणुभार। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। इसको जब माइनस करेंगे 31.70 31.13 माइनस करेंगे, 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचा 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी 0.57 आया है। ठीक है दोस्तों, कितना आया 0.57 अपॉन 31.70। ठीक है दोस्तों, हमने लिख लिया, बराबर विलेय का भार। विलेय का भार आपको कितना पता है, विलेय कौन है, यूरिया। विलेय का भार कितना दिया है 6%। विलेय का अणुभार, यही तो हमको निकालना है, यूरिया का अणुभार। यूरिया है क्या, यूरिया है क्या, यूरिया विलेय ही तो है, यानी हमको यही निकालना है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, विलेय का अणुभार, यही दोस्तों हमको क्या करना है, निकालना है, अपॉन विलायक का भार। जब 6% यूरिया हो गई तो विलायक कितना बचा, 94%, यानी विलायक का भार कितना हुआ 94%, अपॉन विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार कैसे निकाला जाएगा, विलायक है कौन, जल है, और अणुभार निकालना हमें आता है। जल क्या होता है H2O, अणुभार निकालते हैं तो हाइड्रोजन कितने लिए गए, 2 हाइड्रोजन लिए गए, प्लस ऑक्सीजन कितना लिया गया, 1 ऑक्सीजन लिया गया। यहां डालेंगे और इसका अणुभार निकल आएगा। वैसे अब दोस्तों सबको पता होगा जल का अणुभार होता कितना, 18 होता है। कितना होता है 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, 0.57 अपॉन 31.70 इज इक्वल टू 6 अपॉन विलेय का भार, 6 अपॉन विलेय का अणुभार बटे 94 अपॉन, अब हाइड्रोजन की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, 2 गुणे 1। हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है और ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16। पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी तो आपको ये चीजें पता होंगी और अणुभार आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। या इसको क्या लिख सकते हैं, 0.57 अपॉन 31.70 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू, ये कहां चला जाएगा ऊपर। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। क्यों आएगा, 2 एकम 2, 16 एकम 16, और 16 2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा अपॉन 94। अब विलेय के अणुभार को यहां भेज दीजिए और बाकी चीजें सॉल्व कर लेंगे। यानी यहां से क्या आएगा, विलेय का अणुभार। अब दोस्तों यहां करना क्या है, यहां केवल कैलकुलेशन आपको करनी है और कुछ भी नहीं करना है। विलेय का अणुभार क्या आएगा, 6 अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, 0.57 इंटू 94 ऑलरेडी था, ये लिख लिया। ऊपर क्या जाएगा, 6 इंटू 18 था, इंटू ये क्या आ जाएगा 31.70। जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो अणुभार क्या निकल के आएगा, तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो विलेय का अणुभार निकल के आएगा 63.9। क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, आंसर कितना आ जाएगा 63.9। इसको हटा देते हैं दोस्तों। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने और नोट्स में मेंशन किया हुआ है, वहां से क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर लेंगे, उसमें भी हमने आंसर आपको दे रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।